शिमला के पास किसी गांव में, वहां खंदक में केके ने जब आवाज लगाई तो कोई भी वहां से नहीं आया था, जिससे एक आदमी ने वहां काम कर रहे 4 आदमियों से एक को पकड़कर अपनी बंदूक की नोक पर रख लिया। वो जोर से चिल्लाया, कौन है यहाँ? सामने आओ। ऐसे बुज़दिल के समान छुपकर वार नहीं किया करते। इतना बोलकर उसने अपनी पकड़ पकड़े हुए आदमी पर और कस दी। वो आदमी उसके हाथ कसने से कसमसा कर रह गया। वो जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे, जाने दो। उस आदमी ने उसकी गर्दन को और जोर से पकड़ते हुए कहा, अबे चुप हो, ज्यादा जबान चलाई तो काट कर ही फेंक दूंगा। वो इधर उधर देखने लगा। समीर ने दिलजीत की तरफ देखा। इधर समय और नमन ने भी एक दूसरे को देखा। आधा घंटा हो गया था, इसलिए बाहर खड़े दोनों साथियों ने भी ब्रिगेडियर को खबर कर दी और वो भी अपनी बंदूक संभाले वहीं अंदर आने लगे। वहां काम कर रहे लोग घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें आशा थी कि शायद वो बचकर अपने घर जा पाएंगे। पुलिस आ चुकी थी और उन्हें इस बेमतलब के काम से आजादी मिल जाएगी। तभी बंदूक पकड़े साथी की नजर उस मुस्कुराते हुए आदमी पर पड़ गई। उसने अपनी गन से उसके पैर में गोली मारते हुए कहा, साले बहुत हंसी आ रही है ना तुझे, ले हाँ सब। जिस आदमी को गोली लगी थी वो जोर से चिल्लाया, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा काम तो कर रहा हूँ, मैं मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका दर्द उसकी आंखों में उतर आया। जिसने गोली मारी थी उसका साथी उसके पास आया और उसे जोर से लात मारते हुए बोला, इतने दिन से काम पर लगा है, काम तो हो नहीं रहा है, यदि मर भी जाएगा तो शायद हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसे और मारता, तभी एक गोली आई और उसके सिर को छेद कर चली गई। गोलियों की आवाज सुनते ही अंदर कमरे से 8-10 लोग और निकलकर बाहर आ गए। उधर के 6 लोग और इधर के 12 से 15 लोग थे। उन सभी के बीच झड़प होने लगी। इसी बीच मौका देखकर एक आदमी ने नमन की ओर गोली चला दी, जो समय ने अपनी बाहों में ले ली। जैसे ही मेजर समय को गोली लगी, मेजर समय को संभालने के लिए दिलजीत उस तरफ भागा। इधर समीर ने जैसे ही देखा कि एक आदमी दिलजीत और मेजर समय की ओर अपनी बंदूक का निशाना लगाया हुआ है, तो उसने भी उसे गोली मारकर ढेर कर दिया। वहां काम कर रहे 4 लोग एक कोने में दुबक कर खड़े थे, क्योंकि जो भी था वो मंजर बहुत भयानक था। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। मेजर समय ने इशारा किया तो नमन और बाकी एक और साथी उधर काम कर रहे 4 लोगों को प्रोटेक्शन के साथ लेकर खंदक से बाहर की ओर निकलने लगे। उधर समीर, समय और दिलजीत पूरी तरीके से उन लोगों से भिड़ गए थे। इधर 4 लोग थे और उधर 6 लोग थे। तभी समीर ने एक और आदमी को ढेर कर दिया। वहां बाकी 5 लोगों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ओर की गोलियां लगभग खत्म होने को थी। उन लोगों ने अपनी कटारे और चाकू बाहर निकाल लिए। नमन बचाए हुए लोगों को बाहर छोड़कर फिर वापस आ गया और उन सभी के साथ लड़ाई में शामिल हो गया। समय को हाथ में गोली लग चुकी थी, तो समीर ने पैरों में, नमन और दिलजीत के बाजू में और पीठ में गोलियां लगी थी। फिर भी ये चारों लोग उन लोगों से लड़ रहे थे। आज दोनों ही ओर के लोगों ने सोचा कि सामने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना है और वो अपनी जगह से निकलकर आ गए। मेजर समय को 2 लोगों ने पकड़ लिया और मेजर समय पूरे जोर से उन दोनों से मुकाबला कर रहे थे। समीर ने जब समय को उन दोनों से लड़ते देखा तो अपनी पिस्टल निकाली और उसने बची अंतिम गोली को मेजर समय से लड़ रहे एक आदमी पर चला दी। समीर के साथ लड़ रहे आदमी ने वहां पर एक डंडे को उठाया और समीर पर वार करने के लिए जैसे ही ऊपर किया तो दिलजीत ने भी चाकू निकालकर उसके सीने में भोंक दिया। इधर आर्मी वाले पहुंच चुके थे और उन्होंने आते ही बचे हुए लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इधर चारों को ही बहुत चोट आई थी। ब्रिगेडियर सर भी उनके साथ आए। जब उन्होंने खंदक के अंदर रूम खोलकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी बड़ी मात्रा में बम बनाने की सामग्री और बने हुए बम को देखकर उन्होंने भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा, इन सभी ने अपनी जान हथेली पर लेकर एक बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट किया है। यदि ये बम आतंकवादी उपयोग कर लेते तो जाने कितने ही लोगों की जान चली जाती। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया तो वहां के सभी लोग और बम बनाने की सामग्री और बमों के साथ वहां साथ में आई हुई जीप में लेकर बैठ गए। समय, समीर, नमन और दिलजीत इन सभी को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनका इलाज बहुत तेजी से चालू हो चुका था। उधर यूरोप में देखते ही देखते पूरा महीना खत्म होने को आ गया था, जिसका पता ना तो तनु को चला और ना ही तेज को। सुबह होने को थी और तनु सुकून से तेज की बाहों में सो रही थी। तेज भी बड़े प्यार से तनु को देख रहा था। उसे इस तरह से सोता देख उसका भी मन उठने को नहीं था।
तभी फोन वाइब्रेट हुआ तो तेज ने हाथ बढ़ाकर फोन को उठाया। उसके हिलने से तनु भी मुस्कुराते हुए उठी। तेज की बाहें दुनिया में तनु के लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह थी। वो अपनी आंखें खोलकर तेज को ही देखने लगी। ये देखने की इतनी सुबह किसने कॉल किया है। कॉल करने वाले का नाम देखकर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिल्पा ने उन्हें कॉल किया था। शायद इंडिया में अभी रात थी। फोन उठाते ही तेज ने शिल्पा से कहा, तुम्हारा परेशान करना अभी बंद नहीं हुआ है। शिल्पा मुस्कुराकर बोली, आप तो जानते हैं यहाँ और वहाँ के समय में कितना अंतर है। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि आप लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हो या नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। तेज मुस्कुराकर बोला, परेशान करने के लिए तुम जो हो। शिल्पा ने तेजांश और तनुवीर के बारे में पूछा। तेज ने कहा, दोनों ही ठीक है। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी फ्रेंड से तो बात करना बेकार है क्योंकि वो तो अभी सोकर उठी भी नहीं होगी। तेज ने एक नजर तनु को देखा जो अभी भी तेज और शिल्पा की बात सुनकर मुस्कुराए जा रही थी। तेज ने फोन स्पीकर पर किया और कहा, ये लो अब बात करो, तुम्हारी फ्रेंड भी जागी हुई है। शिल्पा ने कहा, तुम्हारे दोनों बेटे 1 साल के होने वाले हैं और यहाँ मेरी और राजवीर की भी शादी की सालगिरह है। तो मुझे ये पूछना था कि तुम लोग अभी आ रहे हो या 1 महीने की और छुट्टी मनाने वाले हो। तनु ने मुस्कुराकर कहा, वैसे तुम लोगों ने जो मेरे लिए किया उसके लिए थैंक्स। कब 1 महीना निकल गया हमें तो पता भी नहीं चला। वैसे आने का मन तो नहीं है, तो जब मूड होगा तब बताऊंगी। उसकी बात सुनकर शिल्पा गुस्से में बोली, ओहो, तो मैडम जी का मूड भी नहीं है ये बताने कि भाई और ये इंडिया आएंगे या नहीं। तुम मुझे वहां जाकर भूल जाओगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और उसने अपना मुंह फुला लिया। तनु को समझ में आ गया था कि शिल्पा गुस्से में है। वो फिर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, वैसे तू चिंता मत कर, तेजांश और तनुवीर का बर्थडे इंडिया में ही होगा और हम तुम्हारी शादी की सालगिरह भी अटेंड करेंगे। अब ठीक है ना, तो हम जल्दी आएंगे। शिल्पा ने मुस्कुराकर बाय कहा। फिर दोनों ने ही फोन रख दिया। फोन रखने के बाद तनु वापस से तेज की बाहों में सिमट कर बोली, कितनी जल्दी समय बीत गया। मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जब आपके साथ होती हूँ तो कोई भी चीज मुझे दिखाई नहीं देती है। तेज ने भी उससे शरारत करते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो हम यहाँ पर भी सेटल हो सकते हैं। दोनों ने ही मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा क्योंकि दोनों के लिए ही ये पल बहुत सुकून भरे थे। तेज ने प्यार से तनु के माथे को चूमते हुए कहा, फिलहाल हमें अपनी जाने की तैयारियां कर लेनी चाहिए। आज का दिन बहुत खास है और मैं चाहता हूँ यहाँ की एक खूबसूरत सी याद हमारे जहन में बस जाए। तनु ने भी मुस्कुराकर तेज को देखा और कहा, तो फिर ठीक है, उसके लिए तो हमें फिर से घूमने जाना पड़ेगा। वो जल्दी ही बिस्तर से उठी और कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की ओर भाग गई। तेज मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। उसने भी धीरे से कहा, ये ऐसे ही शरारत करती हुई प्यारी लगती है। सोच भी नहीं सकता इसके बगैर जीने की। ये मेरी जिंदगी में वैसी ही है जैसे तपते रेगिस्तान को पानी मिल गया हो। फिर वो भी उठा और मुस्कुराते हुए तेजांश और तनुवीर को देखने चला गया। उधर काठगोदाम में आश्रम का काम कंप्लीट करने के बाद प्रीति घर के लिए निकल गई थी। वो जब घर आई तो आते ही हॉल में बैठी नानी को देखा। वो मुस्कुराते हुए उनके पास आने लगी। नानी जो पेपर पढ़ रही थी, उन्होंने उस पेपर को नीचे रखा और गौर से प्रीति का चेहरा देखने लगी। प्रीति मुस्कुराते हुए उनके पास आई और प्यार से उनके गले में हाथ डालकर बोली, आज मैं बहुत खुश हूं नानी। नानी ने भी उसके हाथों को पकड़कर कहा, तुम दोनों बच्चों को खुश देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है मैं बता भी नहीं सकती। जब से विक्रम गया है तब से मैंने आज तुम्हें मुस्कुराते देखा है। आने दो विक्रम को, उसकी खूब खबर लूंगी। बहुत सताया है उसने तुम्हें। प्रीति मुस्कुराकर बोली, नहीं नानी, इस बार छोड़ दीजिएगा, बहुत समय के बाद आ रहे हैं ना। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो उस खड़ूस, दुष्ट और सड़ू ने तुझे इतना परेशान किया और तुम उसे माफ कर दोगी? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, जब वो आएंगे तो अपनी सारी नाराजगी हम भूल जाएंगे। मैं उन्हें या अपने आप को और नाराज नहीं कर सकती। मैं बता नहीं सकती कि अब 1 मिनट भी उनका इंतजार नहीं हो रहा है। नानी ने भी कहा, तो फिर कब आ रहा है वो शैतान? प्रीति ने कहा, जल्दी। और वो गुनगुनाती हुई अपने रूम में चली गई। उसे देखकर नानी ने मन में कहा, बहुत ही प्यारी बच्ची है और विक्रम तूने बहुत सताया है उसे। तुम आओ, मैं तुम्हारे कान खींच लूंगी और आगे से कभी इसे सताया तो शायद बात भी नहीं करूंगी। छोटी सी बात में तुमने नाराजगी दिखा दी। वैसे कुछ भी कहो, नाराजगी दिखाने में तो अपनी मम्मी और पापा पर ही गए हो।
फिर वो वापस मुस्कुराकर पेपर को पढ़ने लगी। प्रीति जब घर वापस आ रही थी तो वहां पर 2 जोड़ी आंखें उसे देख रही थी और उसे जिंदा देखकर उसकी खबर सुधा तक पहुंचा दी थी। उधर सुधा फ्रांस में बैठे हुए अपने आने वाले प्रोजेक्ट को देख रही थी। जब उसके आदमी का फोन उसके पास आया तो उसके चेहरे पर गुस्से की लकीर उभर आई। उसने अपने आप से कहा, इतना करने के बाद भी ये बाई जी अभी तक जिंदा कैसे है? कितनी कोशिश कर रही हूँ इनकी जोड़ियां टूट जाए। पैसा मैंने पानी की तरह बहाया है, फिर भी ये चारों अपनी जिंदगी में खुश कैसे हो सकते हैं? छोटा छतरी ने भी मुझसे 4 करोड़ रुपए लिए हैं। मेरे अकाउंट बस खाली होने पर हैं और ये चारों मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी और उस छोटा छतरी को तो देख लूंगी। अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है ना दिल्ली का, पर सब कुछ बेकार है। अब मुझे जल्द से जल्द विक्रम से बात करनी होगी, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो मुझे कभी देखेगा भी नहीं। उसने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए विक्रम से फिर मिलने का प्लान बनाया। उधर फ्रांस में आज विक्रम अपने सारे काम को बहुत जल्दी जल्दी निपटा रहा था। शायद अब उसके दिल में भी प्रीति से मिलने की ललक जग चुकी थी। इतने दिनों से उसका चेहरा भी नहीं देखा था। आज मिस्टर माइकल अपनी सिस्टर के साथ प्रोजेक्ट पर फाइनल साइन लेने आने वाले थे। उनके प्रोजेक्ट की कुछ कंडीशन विक्रम को पसंद नहीं थी, इसीलिए विक्रम ने उसमें कुछ सुधार करवाए थे।